नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्रकर और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, ये सीरीज लगातार चली आ रही। इसमें इस सब्जेक्ट का एक जो चैप्टर छूटा हुआ था वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग आज क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे लगभग। ठीक है, बाकी सब तो डल चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, और नहीं हुए होंगे तो लाइन से हो जाएंगे। अब इसके बाद जो भी अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर मैं लेकर आऊँगा वीडियो, तो उसमें हम लोग मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस में क्या, मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसमें कुछ जो टॉपिक छोटे होंगे, छोटे मोटे, उसके क्वेश्चंस, और बाकी जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो हुआ इसकी बात। साथ में अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आप उस कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। साथ में जो कृषि विभाग का जो कृषि उपज मंडी से संबंधित जो पोस्ट आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो कैंडिडेट जरूर हमारे कोर्स के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। इन दोनों के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है, मैंने अपने हर वीडियो में बताया हुआ है। अपनी आंतरिक अवलोकन करने के लिए कि आपने कितना परफॉर्मेंस, मतलब कितना तैयारी कर रखा है और आपको परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। तो परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उसको और निखारने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वो जाकर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का टॉपिक, इस टॉपिक के अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो आपको चाहिए होंगे, तो वो हम लोगों ने 149 रुपीज़ का कोर्स लॉन्च करके रखा है। एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्वेश्चन को भी डील करते हैं। क्वेश्चन में भी एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करते हैं, जो नए पॉइंट्स आते हैं उस पर। अगर आप उस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ की कुछ लोग मांग कर रहे थे, तो इसका जो पीडीएफ है मैंने बताया हुआ है कि हमारा ऐप इंस्टॉल करो, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। वहाँ आप जाएंगे तो आपको 30 रुपये में इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। केवल इसके ही नहीं, उसमें 30 रुपये में आपको जैसे जैसे फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायो, इन तीनों के आपके क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। लगभग 400 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के होने वाले। तो 1200 क्वेश्चन, आपको 1000+ क्वेश्चंस का एक बंच मिलने वाला है वहाँ पर। तो आप उसको परचेज करके इसको रख सकते हैं अपने पास प्रिंट कराकर। ऐसे ही जो CGGS का भी चल रहा है, उसका भी आपको 30 रुपये वहाँ पर सारे पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ के पीछे कुछ प्राइस रखने का, टैग प्राइस रखने का उसका कारण मैंने बताया हुआ है। तो ठीक है, उस बात का ध्यान रखिएगा आप, इसलिए वो परचेस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, उसका नष्ट नहीं किया जाता। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। तो अब पूछ रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा है। तो विद्युत पर ऊर्जा पढ़ना, तो विद्युत के बारे में तो आएगा ही, लेकिन रासायनिक से कौन जाता है विद्युत में। जैसे कि नॉर्मल से एक रासायनिक ऊर्जा की बात करूं, रासायनिक ऊर्जा वो ऊर्जा जिसको केमिकल के रूप में वो जो रहता है, जैसे कि मैंने खाया उसको डाइजेस्ट किया, वो डाइजेस्ट जो हुआ किसके द्वारा होगा, एंजाइम्स के द्वारा होगा। जो मैंने खाया उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, वसा होंगे, प्रोटीन होंगे। ये सब क्या एक रूप में देखेंगे हम लोग, एलिमेंट्स है, तत्व है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हो गए, ये बाकी सभी चीज़ें हो गई, ये पच किस रूप में रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू पच रहा है, क्योंकि एंजाइम उसमें जाता है। हमारे लार में जो एंजाइम उपस्थित रहता है, बायो में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से क्या है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो मांसपेशियों में जाता है, फिर वो मांसपेशी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, फिर हम जो काम करते हैं फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो मैकेनिकल में आ जाएगा वो। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहती है। तो सेम वैसे यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा है, इसका मैंने समझाना चाहा कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है। मोमबत्ती में जो मोमबत्ती जलता है वो भी रासायनिक ऊर्जा के कारण जलता है, और वो फिर किसको देता है, प्रकाशीय ऊर्जा देता है, क्योंकि जैसे जलाते हैं प्रकाश के रूप में आता है एनर्जी।
तो वैसे ही यहाँ पर कौन से प्रकार रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, तो मोटर को तो आप इलेक्ट्रिसिटी खुद देते हो, फिर आपको वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में मोटर आता है। डायनमो और जनरेटर सेम प्रिंसिपल, मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करो। बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ विद्युत अपघट्य रहते हैं जो विलायक के साथ मिलकर एनर्जी डेवलप करते हैं, एक सर्किट का निर्माण करते हैं और विद्युत ऊर्जा देते हैं। जैसे कि आपके कार में लगी बैटरी, बड़े बड़े वाहनों में लगी बैटरी, ठीक है, ये सब बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आर्गन नाइट्रोजन। तो विद्युत बल्ब जो 10 रुपये वाला ऑरेंज कलर का लाइट नहीं आता था, इनकेंडेसेंट लैम्प जिसको बोला जाता है, वो लैम्प में कौन सा रहता है? या फिर आपके नॉर्मल जो ट्यूब लाइट्स आते थे उनमें भी कुछ गैस भरा जाता है, वो रहते हैं आर्गन और नाइट्रोजन गैस। फ्लोरोसेंट ट्यूब वाला ट्यूबलाइट जो होता था, फ्लोरोसेंट लैम्प बोलते हैं उसको, या फिर इनकेंडेसेंट लैम्प, उसमें आर्गन नाइट्रोजन गैस भरा जाता है बेसिकली। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सीधा सीधा रटने वाली चीज़ थी, इसको याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत प्रभाव के कारण नहीं होता है? तो कौन सा प्रभाव विद्युत का प्रभाव नहीं है? तो विद्युत के 3 प्रभाव होते हैं। पहला तो होता है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा होता है क्या बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं हाँ थर्मल इफेक्ट, और इसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो कौन सा? मैंने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट होता है, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट होता है। संकुचन नहीं होता, ये तो अवस्था में परिवर्तन को बताता है, तो ये चीज नहीं होता है इसमें। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए 1 फिलामेंट द्वारा ली जाती है। ठीक है भाई, सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करो। विद्युत आवेश की आपकी मात्रा ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आवेश क्या होता है? क्यू। मात्रा क्या होता है? कूलाम। इसका क्या होता है? सेकंड। इसका क्या होता है? एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा दे दी है, आई की वैल्यू दे दी गई है। 10 मिनट के लिए बहती, मतलब 10 मिनट दे दिया गया है, लेकिन सेकंड में होता है, हमेशा सेकंड में लाना पड़ेगा या तो घंटे में लाना पड़ेगा। तो इसको सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना? मल्टीप्लाई 60। और आवेश उसी को पूछा है, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो क्यों ज्ञात करना है? अब ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना? 600, और 5 से गुना कर जाएगा तो 3000। तो 3000 गुलाम चार्ज रहता है, तो 3000 गुलाम आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 गुलाम के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाता है? जैसे कि उसमें था आई बराबर क्यू बाई टी, एकांक आवेश के धन एकांक आवेश या एकांक धन आवेश का जो पार्टिकल है या कण है, वो जितनी दूरी तय करता है दिए गए समय में, उसका धारा कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आवेश चलता है उसी के अकॉर्डिंग धारा चलती है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच में मैंने मान दिया भाई ये दो बिंदु हैं, किसमें? किसी एक सर्किट में। सर्किट में क्या लगा होगा? बैटरी मान के चलो, या विद्युत परिपथ है ये। यहाँ पर 11 वोल्ट का लगा हुआ है, 11 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है 4 कूलाम के चार्ज को। ठीक है, क्यों? मैंने अभी बताया, जब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करंट बढ़ता है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग देखे थे। तो 4 कूलाम का चार्ज चल रहा है, को प्रवाहित करने में कितना समय लिया जाएगा? दो बिंदुओं के बीच में, ये बिंदु मैंने मान लिया ए है, बी, तो ए से बी के बीच में 4 कूलाम का चार्ज लेने में कितना समय लगेगा? अभी तो हमने बताया कि आई बराबर क्यू बाई टी, तो वहाँ क्योंकि आई और टी दिया था तो क्यू निकल गया। यहाँ दिया है आपका वोल्ट और कूलाम, आपको कार्य करने बोला जा रहा है, कितना काम किया जा रहा है ये निकलना है। तो आपको वोल्टेज परिभाषा पता हो तो पता चल जाएगा कि एकांक आवेश के चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट के एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम के चार्ज को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया 1 जूल का कार्य ही 1 वोल्ट कहलाता है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, जो बोला हूँ डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी पेपर में, और फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये W बाई क्यू, अब मेरे को B पता है, Q पता है, W निकल जाएगा। V क्या दिया मेरा? 11 वोल्ट दिया है भाई, 11। W कार्य निकालने बोला है। Q क्या दिया? 4 कूलाम। तो ये W बराबर क्या आ गया? 44 जूल।
तो 44 जूल आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला पर बेस, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो मैंने बोला आवेशों के द्वारा हो पाता है। आवेश जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन में कौन सा चलता है आपका आवेश, जिधर मुंह होगा उधर ही आपकी धारा चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आवेश न देकर यहाँ पर न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। तो सिंपल सी बात है, धन आवेश जिधर चलेगा उसके विपरीत में ऋण आवेश चलेगा, और ऋण आवेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति पर डिपेंड करता है। तो किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण संभव हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण आपको धारा मिलती है। और दिशा क्या होती है? अगर इलेक्ट्रॉनों की गति इस ओर है तो आपके परिपथ में धारा, करंट इस ओर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर है तो करंट इस ओर जाएगी। हमेशा उल्टी दिशा में चलती है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की दिशा में, के उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉनों की गति डिसाइड करती है कि विद्युत प्रवाह होगा या नहीं। तो किस पर, किसके द्वारा संभव है? इलेक्ट्रॉनों की गति से संभव है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? दूरी के साथ घटता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, या फिर दूरी के वर्ग के साथ घटता है? यहाँ बढ़ता था, यहाँ घटता है। तो आपको तो पहले बल पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? तो जैसे आकर्षण पर गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों ने पढ़ा था, दो पिंडों के बीच में जो बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिमिलर यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र का बल। F से डिनोट करते हैं इसको भी, Q1 Q2। ये क्या है? तो एकांक धन आवेश, दो एकांक धन आवेश अपने मध्य जिस बल का अनुभव करते हैं वही विद्युत क्षेत्र का बल कहलाएगा। इसका फॉर्मूला या ये व्यंजक कैसे निकलता है? तो दो धन आवेश के जो मान होते हैं, वैल्यू होती है, तो एकांक धन आवेशों, दो एकांक धन आवेशकों के गुणनफल का समानुपाती और उसकी बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। सिमिलर, जैसे यहाँ पर एक एकांक धन आवेश था, एक यहाँ पर था, दोनों की बीच की दूरी r। सेम गुरुत्वाकर्षण में भी था। तो वैसे ही दो धन आवेशों या कोई भी आवेश हो, ऋण आवेश हो तो भी चलेगा, तो दो आवेशों के मध्य क्या उनकी बीच की दूरी का क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। दो आवेशों की बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, और उन आवेशों के मान का क्या होगा? गुणनफल का समानुपाती। दो आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यही होता है। और जब इसको हटाया जाता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आता है यहाँ पर इसके जगह में, तब बराबर के साथ ये पूरा व्यंजक आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे दो कथन देकर भी पूछे जाते हैं। तो अब देख लो, इसमें जब मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो क्या बल बढ़ेगा? क्या ये दूरी बढ़ाऊंगा तो बल बढ़ेगा? क्या नहीं, ये तो घटेगा। तो दूरी के साथ घटता है, ये सही हो जाना था। लेकिन क्या दूरी के साथ घटेगा कि दूरी के वर्ग के साथ घटेगा? तो दूरी के वर्ग के साथ घटेगा, क्योंकि वहां वर्ग है, तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला आया था तो आप ये क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। अगर ये वर्ग वाला क्वेश्चन या ऑप्शन नहीं रहता तो आप दूरी के साथ घटता है आंसर ले सकते थे, लेकिन वर्ग दिया है तो वर्ग को लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल धारा क्या होगा? तो श्रेणी परिपथ क्या होता है? ऐसे ऐसे साथ में जुड़ा है भाई, मान के चलो। अब इसमें बोल रहा है अधिक लैंपों को जोड़ा जाता है, पहले 3 रहा होगा, अब मैं चौथा लैंप और जोड़ दे रहा हूँ, मतलब अधिक से अधिक जितना आप बढ़ा सकते हो। तो जैसे जैसे आप लैंप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा? इसकी कुल धारा बढ़ती है, घटती है, समारती, अनंत हो जाती है। तो भाई देख लेते हैं परिपथ में, पहले 3 था, अब 4 था। श्रेणी परिपथ बोला है, सीरीज में बोला है ना, सीरीज सर्किट, सीरीज में आई सभी के लिए समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है श्रेणी परिपथ में, और समानांतर परिपथ में सभी के लिए वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होती है, करंट। यहाँ तो धारा सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगा? या तो घट जाता है, या बढ़ जाता है, या समान रहता है, या क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको बताया कि पूरे में समान धारा फ्लो होगी, लेकिन समान धारा तो यहाँ भी फ्लो होगी, यहाँ भी फ्लो होगी, यहाँ भी होगी। अगर 4 एम्पियर फ्लो है तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, ये 4 लैंप में। अब मैंने 5वां लैंप ऐड कर लिया, अधिक लैंपों को बोला ना, यहाँ पर एक लैंप मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब यहाँ भी 4 एम्पियर की धारा फ्लो होगी क्या? क्या 4 एम्पियर ही रहेगी क्या इसकी धारा? नहीं, अब धारा घट जाएगी, और जो घटी हुई धारा है वही सब में फ्लो होगी। मान के चलो घट के 3 हो गई, तो यहाँ भी अब 3 बहेगी, 3 3 3 3। तो जैसे ही सीरीज परिपथ में हम लैंपों की संख्या बढ़ाते हैं, अधिक करते हैं, तो धारा का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? इसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो पहले मान के चलो 4 रेजिस्टेंस था,
तो धारा 4 एम्पियर फ्लो हो रही थी, क्योंकि वोल्टेज तो समान है, वोल्टेज को तो कांस्टेंट रख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेगा कि पांचवा आ गया, तो ये जब 5R हो गया और V अभी भी वही है, तो मान के चलो V ही है, तो अब निकालोगे I बराबर क्या होता है ओम्स लॉ से, V बाई आर, या V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है बेसिकली, तो I क्या होगा V बाई आर। अब ये तो चेंज नहीं हो रहा है, जब 5 रखो या 6 रखो, ये पहले 4 था तो 4 मिल रहा था, अब ये 5 हो गया तो 4 ही मिलेगा क्या, नहीं कम मिलेगा ना, कम मिलेगा, इसीलिए घट जाती है, ठीक है। बेसिक नॉर्मल मैंने थ्योरी से बताने का प्रयास किया, समझ आया होगा तो बेहतर है, और नहीं आया तो सीधा याद रख लेना, अगर सीरीज परिपथ में नए इक्विपमेंट को या बल्बों को जुड़ा जाता है तो उसमें धारा का मान घट जाता है। 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, समांतर रूप से, अच्छा क्या बोला गया है, प्रतिरोध के बारे में बात किया है, ये प्रतिरोध है मेरा, इसको बोला है 10 ओम का है, समांतर रूप से, समांतर में क्या होता है, समान समान सिरों को जोड़ दिया जाता है, और यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, भाई तीसरा प्रतिरोध फिर जोड़ दो, ये इस प्रतिरोध में बोला जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और ये भी 10 है, तो हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट में क्या होता है, ये दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये क्या है, वह 1/10 धन 1/10 करोगे, ये हो जाएगा 2/10, तो हो जाएगा 1/5, क्योंकि 2 से 1 5 बार में कट जाएगा, तो 1/5 वैल्यू आया। ये 1/5 किसकी वैल्यू है, वार आर बाई इक्विवेलेंट की, है ना, यही तो निकला। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/1 आर इक्विवेलेंट क्या है 1/5, तो पलटोगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 5, तो इन दोनों से क्या प्राप्त होगा आपका 5 प्राप्त होगा, तो यहाँ से मिला क्या 5 ओम। अब ये 5 ओम किसके साथ है 10 ओम के साथ सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है सीधा सीधा R1 प्लस R2, और जितना जुड़ते जाएगा उतना, तो 5 धन 10 कितना हो जाएगा 15 ओम, तो 15 ओम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपका सही आंसर था। यहाँ पर एक की पॉइंट याद रख लेना, अगर दोनों की वैल्यू समान है ना, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, तो सीधा आधा कर दो, जैसे यहाँ 10 का आधा हो गया ना 5, 6 रख के देखना 3 आएगा, सेम ये इसी बनाना 3 आएगा। हो सकता था यहाँ पर तीसरा एक और जुड़ता, तो कैसे करते सर, तो जो दो सिमिलर है उसका आधा कर लो, 5 आता, और मान के चलो यहाँ पर रहता 6, तो 6 के साथ इस तरीके से सॉल्व कर लो, या हो सकता है यहाँ पर फिर से 5 ही रहता, 5 ही रहता, तो ये दोनों का तो 5 आया था, फिर 5 और 5 सेम पैरेलल में है, तो फिर क्या हो जाता आधा, 2.5, सेम इस तरीके से निकाल के देखना वही आएगा, ठीक है। तो पैरेलल में जब समान वैल्यू को जोड़ता जाता है तो आधा हो जाता है, और सीरीज में तो जुड़ते जाता है। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है, तो कभी भी शक्ति की हानि केवल और केवल रेजिस्टेंस के कारण होती है, केवल और केवल प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन नंबर डी। संधारित्र और प्रेरक अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, उनके कारण हानि नहीं होती, केवल हानि होती है प्रतिरोध के कारण, किसमें एसी परिपथ में, ठीक है। डीसी बोलता तो कुछ और आता, फिर देखते हैं क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक 4 भुजाओं वाला, जिसमें 4 भुजाएं उसके क्या होते हैं प्रतिरोध होते हैं, तो इसी प्रतिरोधों के मानों को ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इस प्रकार का एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। किसका मापन करने के लिए, तो प्रतिरोधों के मापन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इतना ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, तो विद्युत धारा का पता कौन लगाता है, मापता कौन है, तो एमीटर जो है वो मापता है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर मापता है, लेकिन पता कौन लगाता है गैल्वेनोमीटर। पता का मतलब क्या है, धारा इस ओर है, धारा इस ओर है, धारा इस ओर है या इस ओर है, इसको बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो बल्बों के साथ क्या होता है। अब घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है ना, उसको भी ध्यान रखना, घरों में व्यावसायिक क्षेत्रों में जितने भी जगह, या फिर जो स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं उन सभी में क्या होता है समांतर क्रम में बल्बों को जोड़ा जाता है, जो स्ट्रीट लाइट रहते हैं वो भी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि इस तरीके से एक बल्ब है, बल्ब को ऐसे ही डिनोट किया जाता है ना, ठीक, ध्यान रखना। समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया, सेम सेम भुजाओं के एक और, अब इसमें मैं दे रहा हूँ सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, ये 3 बल्ब हो गए, मैंने बोला था वोल्टेज समान रहेगा पैरेलल में समांतर में, और धारा की वैल्यू यहाँ से समान है, लेकिन यहाँ यहाँ क्या हो जाएगी अलग, तो मैंने बोला था समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं। अब जब धाराएं अलग अलग है, वोल्टेज सभी के लिए समान है,
इसके लिए भी भाई, इसके लिए भी, इसके लिए भी हो सकता है ये वाला टूट जाए, हो सकता है कि ये वाला क्या हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया मतलब ये टूट गया, ब्रेक हो गया, फ्यूज हो गया। तो यहाँ जो करंट जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ जो करंट जा रहा था वो तो जाएगा ही ना, यहाँ जो करंट जा रहा था वो तो जाएगा ही, और जाएगा ये यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, मतलब इसका सर्किट कंप्लीट है, इसका सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है। जब सर्किट ब्रेक होगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा, तब वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ बंद हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये बल्ब और ये बल्ब काम करेंगे क्योंकि उसका सर्किट कंप्लीट है। तो जब भी समांतर क्रम में ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो अन्य बल्ब क्या होगा, तो अन्य बल्ब जलता है। तो क्या होता है, अन्य बल्ब जलते रहते हैं। कहाँ गया ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, अन्य सभी बल्ब जलते हैं, ऊपर करूंगा तो देखना, अन्य सभी बल्ब जलते हैं। सेम चीज अगर सीरीज में होता ना, तो सीरीज में अगर सामने वाला फ्यूज हो जाए तो ये बाकी भी नहीं जलेंगे, क्यों, क्योंकि आगे करंट बढ़ ही नहीं पाएगा, तो टूट गया, ब्रेक हो गया। बीच वाला टूट जाए ना तो पहला वाला जलेगा, आगे का नहीं जलेगा। तीनों में तीसरा फ्यूज हो ना तो बाकी दो जलेंगे, तीसरा नहीं जलेगा। ऐसे ही बाकी के लिए हो सकता है, 100 लोग 100 लाइट लगा है, 95वें नंबर का ब्रेक होता है तो क्या होगा, कोई भी नहीं जल पाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ बोला तो माफ़ करना, गलत बता दिया, ये कोई भी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होकर यहाँ पर आना चाहिए, अब यही टूट गया, अब ये आगे ही नहीं बढ़ पाएगा ना, क्योंकि यहाँ करंट तो यहाँ से यहाँ ही नहीं जा पाएगा। करंट जब वहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा, करंट यहाँ पर ब्रेक कर गया तो करंट यहाँ से यहाँ इस वाले पहुँचेगा, क्यों नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये तो यहाँ टूट गया है, फ्यूज़ हो गया है, तो इधर करंट पहुँचेगा नहीं, तो सप्लाई कंप्लीट होगा नहीं। इस वजह से इसमें कोई भी नहीं जलेगा। तो सीरीज़ में अगर एक लाइट भी फ्यूज़ होता है तो सभी बनना जलना बंद कर देते हैं। जैसे पहले झालर लाइट आता था ना घरों में लगाने के लिए, उसमें एक फ्यूज़ होता था तो सभी फ्यूज़ हो जाते थे, मतलब जलते ही नहीं थे। तो वो था, अब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ गया उसमें। तो इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर पैरेलल में कोई एक फ्यूज़ हो तो बाकी सभी जलते रहेंगे, लेकिन अगर सीरीज़ में कोई एक फ्यूज़ हो तो सभी बंद हो जाएगा। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करो। ठीक है भाई, पावर के बारे में बताता है, P इक्वल टू वी आई आपको पता होता है, V के बारे में, P के बारे में बताया 1100 वाट का है, वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट, और I आपको पूछा है, धारा पूछा ना, विद्युत धारा की गणना करो करंट का। और अब इसमें देख लो, ये वाट दिया है, वाट यही होता है। अब यहाँ से कट जाएगा 100, 22 से 5 बार में 110 जाएगा, ये नहीं आता तो 11 से 10 बार में, 11 से 2 बार में, 2 से 10 को काटोगे तो 5 आएगा। तो आई बराबर 5 एम्पेयर की आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। सिंपल सिंपल ऐसी बेसिक बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले से बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं करा रहा हूँ, न ज़्यादा ईजी भी नहीं करा रहा हूँ, मॉडरेट लेवल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाता है तब तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तार है कोई, मान के चलो एक ऐसे तार रहा होगा, इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही होगी। अब इसको बोल रहा है, इसके व्यास को, अभी मान के चलो मोटा बना लेते हैं तब समझ में आएगा, एक तार था, इसके व्यास को आधा कर दिया, मतलब बीच से फाड़ दिया गया। अभी क्या ऐसे दिखेगा, इस टाइप का हो गया ये तार, अब उतना मोटा ना होकर इतना मोटा हो गया, लंबा उतना ही है। तो जब व्यास को आधा कर दिया गया तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बोलता हूँ, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। जब आधा काट दिया गया तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा ना, क्योंकि डायामीटर आधा हो जाएगा, त्रिज्या भी आधा आधा हो जाएगा, तो ये पाई आर का होल स्क्वायर रहेगा। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, मतलब इसकी जो क्षेत्रफल है वो 1/4 हो जाएगी, क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगी। और धारा बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है, और आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। अब ए क्या हो गया है आपका, 1/4 हो गया, क्यों, क्योंकि आपने 20 से काट दिया, आधा कर दिया व्यास को, तो ये 1/4 प्राप्त हुआ। तो आर क्या प्राप्त होगा, 1/4 पद ऊपर चले जाएगा, तो 4 रो एल अपॉन ए, इसको मैं R1 मानता हूँ। अब जो नया आर होगा वो क्या प्राप्त होगा, ये, और ये क्या है, R1 है, देख सकते हो। ठीक है, 4 टाइम ऑफ R1, तो 4 गुना बढ़ गया नया प्रतिरोध। नया प्रतिरोध जब 4 गुना बढ़ जाएगा तो धारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4R1 आ जाएगी, तो 4 बटे कम नहीं हो जाएगी। तो अब नया I1, ये I1 था मान के चलना, ये R1 था, अभी क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गया, तो अब ये क्या हो गया, 4R1 आ गया, 4R1 आ गया। जब प्रतिरोध 4 गुना बढ़ गया तो धारा की मान क्या हो जाएगी, 4 बटे कम 4, 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है, I1 है, या I2, तो I2 क्या हो जाएगी, I1 का 1/4। इस फॉर्मेट में समझना चाहते हो तो ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं समझना चाहते तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है ये याद करने के लिए, जब भी लंबाई बढ़ती है तो आर का मान बढ़ता है, और जब भी उसका व्यास को कम किया जाता है, डायमीटर को कम किया जाता है, तो आर का मान क्या होता है, इसका मान भी बढ़ता है जब इसको कम किया जाता है। तो जब लंबाई को कम किया जाता है तो इसका मान घटता है, लेकिन जब डायमीटर को ऐसे बड़ा बना दिया जाता है तब इसका मान घटता है। क्यों? रो एल अपॉन ए से जब भी इसकी मान घटेगी ये बढ़ जाएगा, जब भी इसका मान कम बढ़ेगा इसकी ये घट जाएगा। क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो एल बढ़े और घटे तो ये भी बढ़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पर आधा कर दिया गया, एक ही बात कर रहा था, एक को आधा करेंगे तो एक चौथाई हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो करंट आपको पता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये जब 4 गुना बढ़ गया तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, तो एक चौथाई हो जाएगा पहले वाले करंट का, तो धारा का मान ये होगा। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक से मैंने समझाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन वाले में भी बताया था, बट आप लोगों को भी इस जानकारी होकर के मैंने पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो विद्युत की बेहतर सुचालक कौन होती है? चांदी, सबसे ज्यादा चांदी ही सुचालक होता है। फिर देखना, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ओम का नियम आपको पता होना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो कौन सा फॉलो कर रहा है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई का तो उसने बात ही नहीं किया है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? तो ये सभी के सभी हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसको बीच मैंने बताया था प्रतिरोध के किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक, किस प्रकार से प्रभावित करता है वो बताया था मैंने, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित करता है, मैंने बताया था। एल भी करता है, मैंने बताया था। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। ये रेजिस्टिविटी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो रेजिस्टिविटी जब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तो पदार्थ की प्रकृति इसको भी निर्भर करेगी, क्योंकि ये जैसा होगा ये वैसे ही होगा। ये अगर ज़्यादा वैल्यू वाला होगा तो ये भी ज़्यादा वैल्यू का होगा रेजिस्टेंस, तो लंबाई भी हो गया। तापमान भी डिपेंड करता है, तापमान अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है, तापमान घटती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन वाले में बताया था। सेमीकंडक्टर एक पदार्थ होता है जो कि चालक मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर उस केस में क्या होता है कि अगर आप एकदम ताप को गिरा दो ना तो वो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह भांति कार्य करने लगता है, और जब उसको रूम टेम्परेचर पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर रखो तो वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है। तो वहाँ पर तापमान निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि चालक पदार्थ कौन? जिसका रेजिस्टेंस कम, और इंसुलेटर या कुचालक पदार्थ कौन? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ताप पर डिपेंड किया ना सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर दोनों गुण हैं, तो इसलिए तापमान भी डिपेंड करता है। तो चारों को ध्यान में रखना है आपको। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो मैंने रो के बारे में बताया था, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है, तो ये सामग्री पर निर्भर करता है। अब लेकिन आर बराबर मैंने बताया हुआ है रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो बराबर अगर कोई निकालेगा तो क्या होगा? आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ से लगेगा सर जैसे ये इसके लिए ये दोनों काम कर रहे थे और ये भी काम करता है, वैसे इसके लिए भी तीनों काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता। पदार्थ जिस नेचर का है उसी के नेचर के अकॉर्डिंग इसकी रजिस्टिविटी तय होती है, इसलिए केवल सामग्री ही आता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, 20 सड़कों या गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। अभी मैंने बताया था समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। क्यों? उसका कारण है अगर एक फ्यूज होगा तो एक ही फ्यूज होगा, बाकी सब अपना काम करेंगे। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है? अतिचालक पदार्थ कब होगा? जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। अब किसी को लगेगा प्रतिरोध होगा तब तो चालक पदार्थ हो नहीं सकता, इंसुलेटर हो जाएगा। जब मान बहुत कम होगा तो एक चालक पदार्थ तो होगा लेकिन अति चालक पदार्थ नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। तो किसी को लगेगा शून्य से भी तो नीचे जा रहे हैं सर, तो ये होना चाहिए, लेकिन शून्य से भी नीचे -1 -2 लोगे तो इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी, लेकिन शून्य रख दोगे तो सीधा सीधा किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन करो जीरो ही आ जाएगा। इस वजह से शून्य का जिसका प्रतिरोध का मान शून्य होता है वो अति चालक पदार्थ कहलाता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं 22वां नंबर, दो बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब प्रतिरोध उच्च होता है? तो सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर न जाते हुए आपको वन लाइनर याद करा देता हूं। जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा
वो कम चमकेगा। क्यों? क्योंकि ये कम करंट को लेगा। और जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा वो ज़्यादा चमकेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा करंट को कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि I बराबर V अपॉन R, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसका करंट कम तो कम ग्लो करेगा। जिसका प्रतिरोध कम उसके लिए करंट ज़्यादा, और ज़्यादा करंट तो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो जो अधिक चमकता है उसका प्रतिरोध क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो कम चमकता है उसका प्रतिरोध तो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जो कम चमकता है उसी का प्रतिरोध उच्च है, मतलब डिम बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। सिंपल से याद रखना, इसको मैंने फॉर्मूला के थ्रू ना बताकर केवल आपको याद कराया है। फॉर्मूला से जाऊंगा तो और क्लास लेक्चर लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने स्किप किया। यदि 100 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। जब भी हम, जैसे आपके घर में अभी ठंडी का दिन चल रहा है तो हीटर यूज़ करते होंगे, गीज़र यूज़ करते होंगे, आयरन भी यूज़ करते होंगे नॉर्मल डेज में। तो आयरन भी गर्म होता है, वहाँ पर कौन सा गुण आता है? जो ऊष्मीय प्रभाव होता है करंट का, उसको यूज़ किया जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको नाइक्रोम वायर या फिर प्रतिरोध पदार्थ की जरूरत होगी। तो नाइक्रोम ही बेस्ट रहता है। अब वो क्या करता है? ज़्यादा रेजिस्टिव मेटल है तो करंट को ज़्यादा रोकेगा। तो जितना ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आप रोकोगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हीट उत्पन्न होगा। तो हीट उत्पन्न होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I²R। ये R मतलब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कैपिटल R भी लिख सकते हैं। और T जितने समय तक रहेगा उतना गर्म होगा। जैसे गीजर को जितने समय तक चालू रखोगे उतने ज़्यादा देर तक पानी गर्म होते रहता है ना, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ H हीट को प्रोसेस बताता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान जब भी निकालेंगे विद्युत के काम में तो I²R×T ये फॉर्मूला रहता है। ये यहाँ पर पूछा है कि 10 ओम के प्रतिरोध को, भैया बता दिया, 10 ओम के प्रतिरोध को 1.5 एम्पियर के विद्युत धारा बनी रहती है, 1.5 एम्पियर का वर्ग। तो 1 मिनट तक निष्कासित करने के लिए, तो 1 मिनट के लिए निष्कासित ऊर्जा क्या होगी? तो 1 मिनट तक चालू करोगे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? लेकिन कोई भी चीज़ मिनट में पढ़ा है कि हम लोगों ने? अभी तक नहीं। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो ये 1.5 गुना 1.5 कर सकते हो इसको, और आसान कर देना कैलकुलेशन को। और ये 60, 1 × 60 मतलब 60। तो ये हटाओगे दशमलव, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 15 15 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 गुना 6 कितना हो जाता है? 6, 225 गुना 6 कितना हो जाएगा? 1350। तो 1350 किस में आएगा? ऊर्जा एच किस में आता है? वाट में। ये तो जूल में आएगा तो वाट में आएगा, लेकिन सेकंड के साथ इसलिए किस में आया? वाट में। वाट आवर हम लोग पढ़ते हैं ना, यूनिट। तो 1350 वाट इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 1350 नंबर वाट आपका ऑप्शन नंबर डी में आएगा। I²RT आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से बनता है। 1350 आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो 150 यूनिट ऊर्जा किसी ने खपत किया है। ठीक है, यूनिट को बोलते हैं किलो वाट आवर। इसका जूल में मात्रा क्या होगा? तो जूल में इसकी मात्रा क्या होगी देख लेते हैं भाई। तो आपको तो पहले 1 किलो वाट आवर बराबर कितना जूल होता है याद रखना चाहिए। वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये इतना जूल होता है, इतना जूल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोवाट का, या इसी को यूनिट बोलते हैं ना, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट में इतना जूल, तो 150 यूनिट में कितना? 150 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये दशमलव था, लिख देता हूँ, समझ नहीं पाओगे। जिनका मैथ्स अच्छा है उन लोग के लिए नहीं, जिनका थोड़ा सा डामाडोल है उनके लिए। दशमलव हटाए तो 10 लिखेंगे, 1 आया, 6 आया, 6 का जीरो आया, ये जीरो जीरो कैंसिल। अब 15 से गुना करोगे तो 15 6 90, 0 9, 15 × 45 9 54। ठीक है, ये आया गुना कितना? इतना जूल। अब देखो ऑप्शन में कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। यहाँ तो 8 8 8 दिख रहा है, आप तो 6 लाए हो। और यहाँ पर कहीं भी 540 नहीं दिख रहा है, 5.4 दिख रहा है। तो यही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम लोग दशमलव हटाता है, मैंने जैसे हटाया तो दशमलव जगह 1 और जितना अंक है उसके पीछे उसकी जगह 0। और सिमिलर जब दशमलव डालना हो ना, दशमलव डालना हो तो बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो देख लो, दशमलव डालने के लिए क्या, उतने से भाग दे दो जितने अंक के बाद आपको दशमलव चाहिए, और भाग दिए हो तो गुना भी कर दो। तो ये गुना करोगे तो 10 की घात 2 इसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 8, और भाग दोगे तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 5.4। और जिनको मैथ्स आता है थोड़ा इस तरीके का, वो और बेहतर तरीके से समझ लो क्या, कि जब भी दशमलव किसी में लगाना है तो जितने अंक के बाद दशमलव लगाना है
उतना 10 की घात में ले लो। तो 2 अंक के बाद लगाना, तो 10 की घात में उतना बढ़ा दिया मैंने, 6 और 2 8 कर दिया। तो ये आपका आंसर होगा, बाकी प्रोसेस वही है। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है प्रति घंटे प्रतिरोध 3 घंटे, ये प्रतिरोज है ना, ये रोज होगा, प्रतिरोज 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में कुल ऊर्जा कितना होगा, किसमें, किलोवाट आवर में। तो आपको पता है किलोवाट आवर में कितना होता है, जितना ऊर्जा बोल रहा है वो जितने देर तक जलाया जाएगा, जितने देर तक करता, 3 घंटे तक, और कब, पूरा 30 दिन। तो वही उसका क्या होगा, यूनिट, क्योंकि इसी के रेंज में हमारे घर में क्या आता है, इसी के बेस पे हमारे घर में क्या आता है, एनर्जी मीटर का बिल आता है कि आपने 4 यूनिट, 6 यूनिट, 200-250 यूनिट खर्चा किया। तो यूनिट क्या होता है, वाट आवर होता है, और सामने में किलो लगा रहता है। तो देख लो ये कितना आ गया, 3 3 9 और ये 3 जीरो और पीछे एक और जीरो। ये किस में आया, वाट आवर में, क्योंकि वाट में था या आवर में था, लेकिन पूछा कि इसमें किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में दिया है तो किलो में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड किया तो कितना के 90 वाट आवर। तो 90 वाट आवर आपका आंसर होगा, ठीक है। यह 90,000 जो निकाला था वो भी है, लेकिन किलोवाट आवर में पूछा आंसर, इसलिए 90 आपका सही होगा। फिर एक जनरेटर खालिस्तान रूपांतरित करता है। तो एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसी को तो मैंने पढ़ाया था अभी। तो ये आंतरिक ऊर्जा को किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजली की मोटर किसको किस में रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर को हम लोग देते हैं विद्युत ऊर्जा, जो हमें यांत्रिक ऊर्जा ला कर देती है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के लगातार ये सीरीज चलते आ रहे हैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, ताकि जब भी इसका वीडियो नया अपडेट होता है तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए और अपने आपको आप अपडेट रख सको, ठीक। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो उससे आपका फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। शेयर करने से क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड इसकी तैयारी कर रहे होंगे उन तक भी ये न्यूज़ या ये वाला जो लेक्चर है कि ये हम लोग पढ़ा रहे हैं वो पहुंच पाए, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो एक भलाई के लिए शेयर भी कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, खालिस्तान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो रेक्टिफायर एक उपकरण होता है, पूरा इसका प्रोसेस होता है किस प्रकार से बदलने का। अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको तो पूरा पढ़ना नहीं है इंजीनियरिंग के लेवल का, बस याद रखना कि एसी से डीसी गया तो रेक्टिफायर, डीसी से एसी आया तो इन्वर्टर, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर सामान्यतः विद्युत तापन उपकरण में किसका यूज किया जाता है, तो नाइक्रोम सबसे बेस्ट जो होता है, नाइक्रोम इसी का यूज किया जाता है, सबसे अच्छा प्रतिरोध पदार्थ होता है, उसी का उपयोग किया जाता है तापन उपकरणों में। क्यों, क्योंकि ये धारा को रोकेगा, और जितना ज़्यादा धारा को रोकेगा उतना ज़्यादा ताप प्राप्त होगा, हीट प्राप्त होगा, इसलिए नाइक्रोम का। कॉपर का क्यों नहीं, कॉपर तो अलाउ करता है, आयरन अलाउ करता है, एल्यूमिनियम भी अलाउ करता है करंट को, इसलिए। फिर टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, उसका निम्न गलनांक नहीं, इसका गलनांक होता है उच्च। तो इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसकी उच्च गलनांक के गुण के कारण ही इस टंगस्टन का योग हम लोग विद्युत बल्ब में करते हैं, ठीक। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारी चीज़ों को कवर करने के लिए ले रखा था, उसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और मेरे अनुसार इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमने वाले हैं, ठीक है। आगे अब मिसलेनियस जब क्वेश्चन हम कराते जाएंगे तो उसमें सभी जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके के अगर कोई चैप्टर छूट गया हो तो वो आप कमेंट करके बता देना कि हाँ सर इस चैप्टर से और थोड़े क्वेश्चंस करा दो, नहीं तो फिर मिसलेनियस में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, धन्यवाद।